सोचो, कल तुम यूट्यूब खोलते हो और चारों साइड सिर्फ एक ही बात चल रही है, द मैमथ इज रिटर्न। यानी कि मेहमत जो आज से 4000 साल पहले पूरी तरीके से एक्सटेंट हो गए थे, आज वो वापस आ चुके हैं। साइंटिस्टों ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया है ना? एकदम शॉकिंग। और ये कुछ दिनों में सच भी हो सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट लगातार इसके बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। जैसे पहले डायर वॉल्फ को जिंदा किया था, आज मेहमत को जिंदा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। चारों तरफ बस एक ही हेडलाइन, द फर्स्ट बुली मेमथ इज रिटर्न। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये रियलिटी बनने वाली है। और यहीं से बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि बुली मेमथ वापस आ रहे हैं, सवाल ये है क्या उन्हें लाना चाहिए। हो सकता है उनके आने से हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक और नया रास्ता ढूंढ लें, या फिर हो सकता है ये इंसानों की सबसे बड़ी गलती निकले। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए आज से सीधा चलते हैं हम 20,000 साल पहले। उस वक्त ना जहाँ पर कोई रोड थे ना कोई रास्ते थे, बस थी तो बर्फ, दी आइस एज, और उस मोटी सी बर्फ के ऊपर घूमने वाले बुली मेमथ्स। उस वक्त पृथ्वी पूरी तरीके से अलग दिखती थी। यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका का काफी सारा हिस्सा पूरी तरीके से मोटी बर्फ से ढका हुआ था। टेम्परेचर इतना ज्यादा माइनस था कि आज के समय के आर्किटेक्ट को भी मात दे दे। लेकिन अजीब बात ये नहीं थी, अजीब बात ये थी कि हम सोचते हैं इतनी बर्फ में सिर्फ स्नो ही स्नो होगी, लेकिन ये रियलिटी नहीं थी। वहाँ रियलिटी में एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड था। जी हाँ, बर्फ के ऊपर एक ग्रासलैंड। साइंटिस्ट इसे मेमथ स्ट्रैप्स कहते थे। ये दुनिया का शायद आज तक का सबसे बड़ा इकोसिस्टम था। हजारों किलोमीटर तक फैली हुई घास, और उस घास के ऊपर चलने वाले लाखों जायंट्स एनिमल्स लाइक बाइसन, बुली मेमथ, सैबर टूथ कैट, डायर वॉल्फ, और इन सब का किंग द बुली मेमथ। पहली नज़र में मेमथ को देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह एलिफेंट का ही एक बड़ा रूप है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि इन रियलिटी मेमथ्स आज के हाथियों से बहुत ज़्यादा अलग थे। उसके पूरे शरीर पे घने बाल हुआ करते थे, लगभग 1-1 मीटर लंबे। स्किन पर एक बहुत ज़्यादा मोटी लेयर होती थी, जिससे वह बर्फ में अपने आप को गर्म रखते थे। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि जैसे हाथी के वो बहुत बड़े बड़े कान होते, लेकिन रियलिटी में बुली मेमथ के छोटे से कान हुआ करते थे और एक छोटी सी पूंछ हुआ करती थी, ताकि बॉडी से हीट कम निकले। और उसके वो जॉइंट कर्व टस्क जो दिखने के लिए नहीं थे, उनसे वह बर्फ साफ करके उनके नीचे छिपी हुई घास को बाहर निकालते थे। कभी प्रेडेटरों से लड़ना तो कभी दूसरे मेमथों को चैलेंज करना, लगभग सब कुछ सामान्य लग रहा था। नेचर ने आइस एज के लिए लगभग उसे परफेक्ट मशीन बना दिया था। लेकिन नेचर का एक बहुत बड़ा उसूल है कि कोई भी राजा हमेशा के लिए राजा नहीं रहता। और फिर क्या था, बुली मेमथ के साथ ही वही हुआ जो बहुत सारे जानवरों के साथ हुआ था, जो शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और दूसरा जानवर नहीं था, वह खुद ही इसका कारण बना। और एक शायद एक और नया प्रेडेटर जिसने जन्म ले लिया था, द डे द आइस स्टार्टेड मेल्टिंग। अब तक मेमथ आइस एज का किंग था। लगभग मिलियंस की पॉपुलेशन में लाखों किलोमीटर तक फैले हुआ इनका राज था, और ऐसा लग रहा था ये कभी एक्सटेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके पीछे चल रही थी बहुत बड़ी साजिश नेचर की, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में इसकी पूरी दुनिया पलट गई और इसको कानो कान खबर भी नहीं हुई। लगभग 12,000 साल पहले पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा और आइस पूरी तरीके से मेल्ट होने लगी और आइस एज खत्म होने लगी। जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स लाखों सालों से जमे हुए थे, वे सभी मेल्ट होने लगे। पहले ये चेंज बहुत ज़्यादा स्लो था, लेकिन ये धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ने लगा और लगभग 1000 साल के अंदर पूरा लैंडस्केप पूरी तरीके से बदल गया। जहाँ पहले किलोमीटरों तक फैले हुए ग्रासलैंड हुआ करते थे, वहाँ पर अब ट्रीज उगने लगे। धीरे धीरे फॉरेस्ट बढ़ने लगा, वेटलैंड्स बनने लगे। और यहीं मेमथ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि मेमथ जंगल के राजा नहीं थे, उन्हें ग्रासलैंड्स पसंद थे। उनकी पूरी लाइफ, उनका फूड, उनकी माइग्रेशन, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। सब कुछ उस इकोसिस्टम पर डिपेंड करता था जो धीरे धीरे बदल रहा था। और जब फूड खत्म होने लगा तो मेमथ को और ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, और जिस कारण वे एक दूसरे से और दूर होते चले गए। यंग क्लैप्स यानी उनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से भोजन नहीं मिल पा रहा था। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। शायद मेमथ इससे भी जिंदा रह जाते, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके साइड बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इस समय अर्थ पर एक और स्पीशीज रैपिडली ग्रो कर रही थी। एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास ना तो कोई जाइंट टस्क थे, ना ही कोई सुपर पावर्स थी, ना ही कोई बहुत बड़ी बॉडी, ना ही उसके शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल थे। फिर भी उसने मेमथ से पूरी उसकी दुनिया छीन ली, ह्यूमंस। जब मॉडर्न ह्यूमन यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में पहुंचे, उनके लिए मेमथ एक जानवर नहीं था, वह सर्वाइवल था। उनका कई दिनों का फूड और उनके लिए उसकी मोटी स्किन एक शेल्टर का काम करती थी। उनके सामने मेमथ एक कोई छोटा मोटा एनिमल नहीं था, उनके लिए वह महीनों का खाना, उसकी हड्डियों के हथियार बनाए जा सकते थे। लेकिन एक क्वेश्चन है, क्या ह्यूमंस इतने पावरफुल थे कि वे मेमथ्स को एक्सटेंड कर सके? पहले साइंटिस्ट का आंसर था यस, और अब वो कहते हैं मे बी नॉट। रियलिटी ये है कि सिर्फ ह्यूमन को ब्लेम करना शायद एक गलती होगी, और शायद क्लाइमेट चेंज को भी ब्लेम करना एक गलती ही होगी। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आज ही बिलीव करते हैं कि मेमथ का एक्सटेंशन कोई एक नॉर्मल इवेंट नहीं था, ये पूरा स्नो कोलैप्स था। क्लाइमेट चेंज ने उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय किया, फूड कम कर दिया, पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो गई, और इतने में ह्यूमंस आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर मेमथ एक्सटेंट हो चुके हैं तो आज समय पे साइंटिस्ट को सिर्फ उनकी हड्डियां, फर वगैरह मिलने थे, लेकिन साइंटिस्ट को बर्फ में जमा हुआ पूरा पूरा मेमथ मिला है, खून, स्किन और पूरा पूरा मेमथ बना हुआ, जिसके शरीर का कोई भी हिस्सा खराब नहीं हुआ था। एक पल को देखने में ऐसा लगा जैसे वो जिंदा है और कुछ ही समय में निकलने लगेगा।
कि हजारों सालों तक एक जानवर ऐसा ही रह सकता है, जो कि साइबेरिया के फ्रोजन एरिया में रखा हुआ था, जिसने पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी को बिल्कुल शॉक कर दिया। उन्हें सिर्फ मेमथ की हड्डियां नहीं मिली, उन्हें मिली पूरा स्कल बना हुआ। और ये सिर्फ एक बॉडी नहीं थी, कई सारी बॉडियां थी। कुछ बॉडियों से देखकर ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ कल ही मरा है। और यहीं से एक इम्पॉसिबल काम को शुरू किया जाता है, द मेमथ रिटर्न। नॉर्मली कहानियां यहीं पर खत्म हो जाती कि मेमथ अब खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर बात खत्म हो गई। लेकिन मेमथ के साथ ऐसा नहीं हुआ। मेमथ कहानी दरअसल यहाँ से शुरू हुई है। साइबेरिया अर्थ के सबसे कोल्ड प्लेसों में से एक। विंटर में यहाँ का टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री तक चला जाता है। और इस तरीके के कोल्ड में कुछ मेमथ्स डिकम्पोज नहीं हुए, वो धरती के अंदर जमते चले गए। 2013 रशिया के एक रिमोट आइसलैंड में साइंटिस्टों को एक ऐसी डिस्कवरी मिली जिसने पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया। उन्हें एक फीमेल बुली मेमथ का जाइंट शरीर मिला, जो लगभग आज से 40,000 साल पुराना था। सुनने में लगता है बस डीएनए निकालो और जुरासिक पार्क मूवी ऐसे तुरंत बुली मेमथ्स बना के तैयार कर दो, बट रियलिटी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं होती। यहाँ पर आता है रियलिटी का असली सबसे बड़ा ट्विस्ट। डीएनए कोई हार्ड ड्राइव नहीं है कि यहाँ से निकालो दूसरी जगह पर डाल दो। दरअसल डीएनए हजारों सालों में लगभग आधा बचता है। मतलब ये क्या होता है, पार्ट्स में टूट जाता है। जैसे रेत के कण होते हैं जिन्हें हम मुट्ठी में लें और वे आधे आधे बीच में से सरक जाते हैं, इसी तरह डीएनए के पूरे पार्ट्स बीच बीच में से टूट जाते हैं। और उन्हें परफेक्टली मैच करना इम्पॉसिबल जैसा होता है, क्योंकि आपके पास एक परफेक्ट डीएनए हो जिससे आप पता कर सके कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लगेगा, जो कि हमारे पास है नहीं। और ये जो टुकड़े होते हैं वे लाखों की संख्या में होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पुरानी बुक आपको मिलती है जिसमें 1000 पेज थे, लेकिन आपको सिर्फ 700 पेज मिले। जो बीच के पेज गायब हुए हैं उनके बाद भी आपको एक परफेक्ट बुक बनानी है और पता लगाना है बीच के पेजों में क्या था, और शायद वो पेज भी आधे फटे हों। और यहाँ पर एक और बड़ी डिस्कवरी होती है। जब मेमथ्स के डीएनए को मॉडर्न एलिफेंट के डीएनए से मैच किया जाता है तो वह 99% मैच होता है। और इसी एक डिस्कवरी ने पूरे प्रोजेक्ट की डायरेक्शन ही बदल दी, क्योंकि साइंटिस्ट ने सोचा अगर एशियन एलिफेंट इसका सबसे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है तो जीरो शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, वह एशियन एलिफेंट पर भी रिसर्च कर सकते हैं। उसमें मेमथ्स के इंपॉर्टेंट ट्रेट्स डीएनए ऐड कर सकते हैं और नया मेमथ्स तैयार कर सकते हैं। लॉन्ग से फर, थिक फैट और ये बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल हम ऐसे जोड़ सकते हैं जैसे आपने कभी एडिटिंग की होगी, तो जैसे हम उसमें पार्ट बाई पार्ट चीज़ें लगाते हैं ना, कुछ इसी प्रकार साइंटिस्ट डीएनए को तैयार करते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करना। लेकिन रुको, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना जरूरी है। अगर हम मेमथ को पूरी तरीके से डी एक्सटेंशन वापस भी ले आते हैं तो ये मेमथ नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये कहलाएगा एक हाइब्रिड एनिमल जो एशियन एलिफेंट और मेमथ के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है। क्योंकि हमें कभी भी परफेक्ट डीएनए नहीं मिल पाएगा शायद। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम मेमथ रिटर्न बोल रहे हैं, वो रियलिटी मेमथ रिटर्न है ही नहीं। हम कोई नया ही एनिमल तैयार करने वाले हैं। 2021 एक कंपनी अनाउंस करती है कि हम मेमथ्स को रियलिटी में वापस ला सकते हैं। उस कंपनी का नाम था क्लोसेल बायोसाइंस। और यहीं से रेस शुरू हो जाती है। टारगेट मेमथ्स को वापस लाना। काफ़ी सारी कंपनियां इस चीज़ में लग जाती हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये पब्लिसिटी थी? अगर आज से 20 साल पहले किसी ने यह बात कही होती तो हम इसे मजाक कहकर नकार सकते थे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि हम जानते हैं आज से कुछ ही महीनों पहले डायर वॉल्फ को वापस लाया गया था। और डायर वॉल्फ का शायद वो शरीर भी नहीं मिला हो जो मेमथ्स का मिला हुआ है। और इस रिसर्च पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर दिन खर्च हो रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है CRISPR। सुनने में नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सरप्राइजली सिंपल है। ये बस एक पजल सॉल्व करने जैसा होने वाला है। और 2025 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कॉन्सोल बायोसाइंस नामक कंपनी ने एक बहुत बड़ी रिसर्च पब्लिक की। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेमथ के ऊपर एक बहुत बड़ा टेस्ट किया है, जिसमें उन्होंने एक मेमथ तैयार किया है रियलिटी में, जिसे मीडिया ने बुली मिक का नाम दिया, क्योंकि ये हाइट में बहुत ज़्यादा छोटा था। और इन रियलिटी ये मेमथ तो नहीं था, लेकिन इसमें काफ़ी सारे जीन्स मेमथ वाले थे। और ये एक बहुत बड़ी रिसर्च थी जो कि सक्सेसफुल हुई। उनका टारगेट है अगले ही कुछ सालों में 2028 तक उन्हें बुली मेमथ पूरी तरीके से तैयार करना है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सच में जिंदा हो जाते हैं, क्या इन्हें हम जू में रखेंगे? तो रियलिटी ये है कि नहीं। जब इनकी एक अच्छी खासी मात्रा हो जाएगी, यानी कि हम करीब 10 से 15 एलिफेंट तैयार कर लेते हैं बुली मेमथ, तो फिर हम इन्हें ऐसी आइस में लेकर जाएंगे जहाँ पर ये सर्वाइव कर सकें और एक साथ रह के माइग्रेशन कर सकें। इसके बाद इन्हें ऐसी बर्फ पर ले जाया जाएगा यहाँ पर बर्फ लगातार मेल्ट होती जा रही है, जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि इन रियलिटी मेमथ्स उस बर्फ को बचा सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कैसे? दरअसल बुली मेमथ्स जो बर्फ मेल्ट हो रही है उसे कंप्रेस्ड करने की दम रखते हैं, क्योंकि बुली मेमथ जो दुनिया के सबसे वजनदार एनिमल्स में से एक है, जब इस बर्फ पर चलते हैं तो बर्फ कंप्रेस्ड होती जाती है। बर्फ अपने आप को और ज़्यादा कंप्रेस्ड करती है, जिस कारण बर्फ पिघलना बंद हो जाती है। जैसे लाइक ये ऐसा है जैसे आप मिट्टी के कण लीजिए और उन्हें आप ऐसे बिखेर दीजिए, वे सारे अलग अलग होकर बिखर जाएंगे, गुम हो जाएंगे। लेकिन जब आप मिट्टी को कंप्रेस्ड करते हैं और एक दूसरे से चटा देते हैं तो वह ऐसे नहीं होगी। और रियलिटी में अगर हम मेमथ्स को वापस ले आते हैं तो ये पूरी तरीके से क्लाइमेट को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये बर्फ को मेल्ट होने से बचा सकते हैं। इन्हें हम आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसी बहुत सारी जगहों पर लेकर जा सकते हैं।
और ये इंसानों की बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन यहीं पर काफ़ी सारे साइंटिस्टों के बहुत बड़े बड़े सवाल उठते जा रहे हैं। काफ़ी सारी मीडिया लगातार क्वेश्चन करती आ रही है कि मैमथ क्यों हम जो जानवर खत्म हो चुके हैं उन्हें वापस ला रहे हैं, क्योंकि हर साल लाखों सारी स्पीशीज पूरी दुनिया से डिस्पेयर हो जाती हैं। उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है आज समय पर। उनके लिए बहुत बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो ना के बराबर हैं। अगर सरकार लाखों करोड़ रुपए इन रिटर्न्स पर खर्च कर सकते हैं तो उन जानवरों पर क्यों नहीं जो लगातार डिस्पेयर होते आ रहे हैं। अगर ऐसा किया जाए तो उन जानवरों को बचा सकते हैं जिन्हें साइंटिस्ट कुछ सालों बाद वापस लाने की बात करेंगे। जैसे व्हाइट राइनो कुछ ही सालों पहले डिस्पेयर हो चुके हैं और कुछ राइनो सिर्फ वर्ल्ड में सिर्फ 2 बचे हैं। और ऐसे ही काफी सारे जानवर अपने अंत पर खड़े हैं, जैसे कि इंडिया में गौरैया। आप इस वीडियो को क्लिक कर देख सकते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही सालों में आप उनको शायद देख ही नहीं पाएंगे। आवाज सुनाई दे रही होगी आपको, बताता हूँ मैं यहाँ पर। हियर इट इज। सो इसके लिए हमें इन्हें बचाना हुआ। आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं कि इन्हें बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इनके साथ आखिर में हो क्या रहा है।